legacy of a woman who taught us the true meaning of courage and education. Exactly, just as Savitribai Phule lit the lamp of education for a woman in an era of darkness, may we carry her legacy forward. Her journey was not easy. उस समय जब महिलाएं घर से बाहर निकलने से भी डरती थी, तब सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए शिक्षा को अपना मिशन बनाया. Truly inspiring, isn't it? Absolutely. और इसी इंस्पायरिंग जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं एक स्पेशल परफॉर्मेंस के साथ. Presenting a skit on सावित्रीबाई फुले. संसार एक रंगमंच है और हम हैं इसके पात्र. आज के इस मंच पर बिखरेगा हमारा सारा जादू. सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था. इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था. सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ था. सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी. महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है. उनको महिलाओं और दलित जातियों का शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है. ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे. सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना. वे एक कवयित्री भी थी. उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था. Let's welcome the student with a huge round of applause. It is taught by Aarti ma'am and Shweta ma'am. विद्या, आरडीजी नेटवर्क की रिपोर्टर हूँ. लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ. फिर आज तुम्हें कौन सा समाचार चाहिए? 180 साल पहले सतारा की इस पावन धरती पर सावित्रीबाई फुले ने जन्म लिया था. मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहती हूँ. भारत के इतिहास में 19वीं सदी का पूर्वार्ध पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है. इस काल के समाज ने घोर ब्राह्मणवाद और पेशवा साम्राज्य के आगे अपने घुटने टेक दिए थे. ये काल सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवाओं का शोषण, विवाह, छूत और सती प्रथा से जकड़ा हुआ था. ऐसे समाज में एक स्त्री का भविष्य क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसे एक स्त्री ही समझ सकती थी. और ऐसे ही समय में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था. काका, सावित्रीबाई और लड़कियों जैसी नहीं थी. उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था. 13 तिया 40. लेकिन तब के पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों का पढ़ना का अभिशाप माना जाता था.
तुझे किसी ने बताया नहीं कि लड़की अगर पढ़ लिख जाती है तो पति के लिए उसका भोजन नहीं रह जाता, विष हो जाता है, विष। पर मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। चल निकल यहाँ से। आई, एक मुलगी अगर पढ़ लिख गई तो उसके हाथों से बनाया हुआ भोजन विष कैसे बन जाता है? बस अब तुम्हारा लगन होने वाला है। और अगर प्रश्न ही पूछना है ना तो अपने पति ज्योतिबा से पूछना। और सावित्री बाई का विवाह ज्योतिबा फुले से हो गया। सावित्री बाई के मन में जो पढ़ने लिखने की इच्छा थी उसे ज्योतिबा बहुत अच्छे से जानते थे। मैं जानता हूँ सावित्री, तुम हमारी तरह पढ़ना लिखना चाहती हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये लो। सच? आप मुझे पढ़ाएंगे? और इस तरह सावित्री बाई की शिक्षा का आरंभ हुआ। समय के साथ साथ उनकी आयु भी बढ़ती गई और उनके बीच का प्यार भी। और ज्योतिबा के सहयोग से सावित्री बाई ने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली थी। लेकिन समाज में महिलाओं की दुर्दशा उस वक्त भी नहीं बदली थी। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया? अच्छा होता कि मैं मर जाती। इस समाज में विधवा स्त्री को जीने का कोई अधिकार नहीं, और वो विधवा जिसके पेट में किसी का पाप पल रहा हो। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री, कितनी अजीब बात है। हम अपने आंगन को तो साफ देखना पसंद करते हैं, पर हमारे समाज को नहीं। पानी तब तक स्वच्छ रहता है जब तक वो बहता रहे। इसी तरह समय के साथ साथ हमारे विचार, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा तो हम पिछड़ जाएंगे, मलिन ही रह जाएंगे। क्या समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, और उस दुर्दशा का एक ही निराकरण है, विद्या प्राप्ति। सावित्री, मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिए को जलाया है। क्या हम उस एक दिए से 1000 दिए नहीं जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, ये शक्य नहीं। आप मेरे निश्चय को पूरा कर सकती हैं? आपका प्रेम ही मेरे लिए प्रतिबद्धता है। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो नहीं लगेगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला तो होता ही है ना। सावित्री बाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर देश में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, और वो देश की पहली महिला अध्यापिका बन गई थी। और उन्होंने गांव में घर घर जाकर शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। काका, मैं आपके बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां भी पढ़ें लिखें, वो भी कुछ बने? क्या आप चाहते हैं कि वो भी वो सब भुगते जो आप लोगों ने भुगता है? आपकी बच्चियों का भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं करना हमको भरोसा। हमारे मौलवियों को नहीं पढ़ाना हमको। उनके इस कदम का बहुत लोगों ने विरोध किया और कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया। ऐसा करके उन्होंने घोर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व
और पेशवा साम्राज्य को सीधी चुनौती देने का काम किया था। वह हमारी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे, हमारी सामाजिक मान्यताओं का अपमान करे, हम ये कदाचित सहन नहीं करेंगे। अब हमारी नियति के नियम तक आप जो उचित समझे कार्रवाई करें। इस राज्य का प्रशासन आपके साथ, हम समाज की दुर्गति नहीं होने देंगे। क्या बात है पंडित, बहुत शांत लग रहे हो और शांतता हमें पसंद नहीं। बोलो क्या बात है? समस्या है महाराज। क्या समस्या है? जल के प्रवाह को कौन रोक पाया पंडित? और इन छोटे मोटे कंकरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समुद्र हो या नदी। साम दाम दंड भेद, हमें जो करना है वो करेंगे, परंतु उस स्त्री को आज रोकेंगे। तब महाराज। बच्चों, शिक्षा तो एक ऐसा प्रकाश है जिससे जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा तो एक शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। विद्या हम सब का अधिकार है। विद्या के लिए कोई ऊंच नीच, छूत अछूत कुछ नहीं होता। विद्या तो एक पारसमणि है जिसे सिर्फ छूने मात्र से इंसान का जीवन स्वर्ण हो जाता है। विद्या से इंसान सिर्फ स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर सकता है। समझे मेरी बात? बंद करो ये सब, सबके सब अपने घर जाओ और यहाँ आने का तो साहस मत करना। चलो जाओ। अरे रुको, ठहरो, सुनो तो। रुक जाओ। इतना अंतर रखना कि तुम्हारी अशुभ छाया हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी बराबरी करने की चेष्टा मत करो, नहीं तो हमारा एक निर्देश तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम्हारी सारी निष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। हम स्वयं यहाँ की व्यवस्था है, हम स्वयं यहाँ के दंड है, हम स्वयं। देखो सावित्री, यदि कल तक तुमने अपना प्रयास बंद नहीं किया तो कल के सूर्यास्त तक तुम सदा सदा के लिए अस्त हो जाओगे। एक सावित्री के अस्त होने से मेरा निश्चय अस्त नहीं होगा महाराज। लोगों को शिक्षित करना कोई अपराध तो नहीं। अरे हमारे शास्त्रों का विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी शास्त्र में ये तो नहीं लिखा कि शिक्षा प्राप्ति अपराध है। तो तुम अभी हमें ज्ञान दोगी? हाँ सावित्री, हमें ज्ञान दोगी तुम? नहीं, मैं सिर्फ अज्ञानता मिटा रही हूँ। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा सावित्री। चिंता नहीं। अरे बहिष्कृत कर देंगे तुम्हें, दाना पानी उठ जाएगा इस गांव से, बाहर निकाल देंगे गांव से तुम्हें। तो एक नए समाज का निर्माण होगा। तो तुम हमें ललकार रही हो? नहीं महाराज, ये पुकार मेरी नहीं बल्कि आने वाले कल की आहट है। अरे तुम्हारा आने वाला कल तो और भी ज्यादा दुश्वार होगा सावित्री, याद रखना। मुझे कल की नहीं काल की चिंता है। अरे हम स्वयं काल हैं, हम महाकाल हैं। तो ठीक है, अब आप ही मेरा काल निश्चित कीजिए कि आने वाले कल को आप दुश्वार करते हैं या आने वाला कल आपको दुरुस्त करता है। आज्ञा दीजिए महाराज। आप परछाई से डरते हैं और उगते हुए सूरज को रोकना चाहते हैं।
पेशवाओं के विरोध के बाद भी सावित्री बाई के इरादे कमजोर नहीं हुए थे। सावित्री जी। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आखिर कुछ तो हो। ये लो। सावित्री, तुम जिस रास्ते से गुजरने वाली हो वहां तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ है, और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगी अपने विद्यार्थियों को? समझ गए। अरे वो सावित्री भाई, अरे कहाँ चली गांव की स्त्रियों को पढ़ाने के लिए? अरे जानती नहीं, बहुत बड़ा पाप कर रही है पाप। क्यों भाई? समाज के बनाए हुए नियम और रीति रिवाजों के खिलाफ सावित्री बाई ने अपने कदम बढ़ा लिए थे। उन पर कीचड़ फेंका गया। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ है, और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगी अपने विद्यार्थियों को? लेकिन उनके कदम अब रुकने वाले नहीं थे। सावित्री बाई अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी। सन 1847 में परीक्षा पास करने के बाद वे एक योग्य शिक्षिका बन गईं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई ने अपने पति महात्मा फुले के साथ मिलकर सन 1848 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। परंतु उनके इस कदम से समाज में रोष की लहर दौड़ गई। परिवार और समुदाय के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। ऐसे में फुले दंपति को उनके मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया। महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1852 में फुले दंपति को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित भी किया। सन 1853 में सावित्री बाई और महात्मा फुले ने एक शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसने आसपास के गांवों में सभी वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले। देश में महिलाओं की दुर्दशा सावित्री बाई को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए सन 1854 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद सन 1864 में वे इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रही। उनके इस आश्रय गृह में उन महिलाओं, विधवाओं और बाल वधुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्री बाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती। उन्होंने इस संस्था में आश्रय एक विधवा के बेटे यशवंतराव को भी गोद लिया। उस समय दलित वर्गों को गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की मनाही थी। यह बात सावित्री बाई और महात्मा फुले को बहुत परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने एक कुआं खुदवाया ताकि वे लोग भी आसानी से पानी ले सकें। सन 1890 में महात्मा फुले का निधन हो गया। सभी सामाजिक मानदंडों को धता बताते हुए सावित्री बाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। उन्होंने महात्मा फुले की विरासत को आगे बढ़ाया और उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का पदभार संभाल लिया। सन 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। सावित्री बाई केवल दर्शक न बनकर मदद के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची।
उन्होंने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए एक क्लिनिक भी खोला। इसी दौरान एक प्लेग पीड़ित बालक को अपनी गोद में क्लिनिक ले जाने के दौरान वे स्वयं इस रोग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सावित्रीबाई फुले का जीवन भारतीय समाज में सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण का एक वसीयतनामा है। वे आज भी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मेरे हम लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। वाओ, दैट वाज अ पावरफुल परफॉर्मेंस। कितनी शिद्दत के साथ उन्होंने सावित्रीबाई के सपनों को जिंदा कर दिया। इंडीड सावित्रीबाई का मैसेज आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। लेट्स गिव देम अ ह्यूज हैंड।